देखिए हम लोग क्लास 6 कर रहे थे ना, क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान कर रहे थे। यानी इसमें जो है हम लोग हिस्ट्री वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, इसमें से हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिया था, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और उसके बाद हम लोगों ने आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक क्या था। चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे अध्याय 3 आरंभिक नगर, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। ये सारा हम लोगों ने कर लिया है। सॉरी, देखिए, चलिए आरंभिक नगर। यहाँ देखिए आरंभिक नगर में जो है, देखिए एकदम शॉर्ट नोट्स है आपका। पूरा जो एनसीईआरटी बुक है उसी की शॉर्ट नोट्स है एकदम, जो नए हैं वो एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए आरंभिक नगर क्या कह रहा है यहाँ पे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, सिंधु और किसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे भव्य नगर विकसित हुए, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यह विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लगभग कितने वर्ष पूर्व पूर्व, तो 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे भव्य नगर विकसित हुए, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यह विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता एक परिचय। अब यहाँ पे देखिए एकदम शॉर्ट नोट्स, एकदम छोटा करके एकदम से आपको ग्राफ में यहाँ पे जो है दिया गया है। विशेषता क्या थी आपको हड़प्पा सभ्यता की, और उसके क्या विवरण है, यानी उसके कुछ तथ्य जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए अन्य नाम, तो अन्य नाम में जो है हड़प्पा सभ्यता के आपको सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता रहे, सिंधु सरस्वती सभ्यता रहे, तो ये सारे एक ही हैं, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका समय जो था, समय काल, यानी इसका जो समय था वो कब था, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है। अगर वर्ष में बात करें हम लोग, तो 4700 से 3900 वर्ष पूर्व। ये ईसा पूर्व हम लोगों ने जो है पहले क्लास में पढ़ा था, आप लोग को बिल्कुल याद होगा। ईसा पूर्व यानी जैसे कि आप लोग जैसे ये देखते हैं ना, ये वाला जैसे कि यहाँ अगर जीरो है नंबर सिस्टम पे मान लीजिए, तो यहाँ आपको वन, इधर टू अगर है, इधर थ्री है, और तो इधर आपको -1 -2 इस तरह से जाता है। तो उसी तरह से आप लोग समझिए कि ये जो है आपको ईसा मसीह का जन्म हो गया, ये जीरो, और इससे ईसा पूर्व यानी इससे पहले यानी इससे पीछे, ठीक है। तो 2600 ईसा पूर्व से यहाँ पे 1900 ईसा पूर्व जो है, इस समय को जो है लगभग आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसी समय जो है आपको विकसित हुआ था, ठीक है। और अगर वर्ष में बात करें तो 4700 से 3900 वर्ष पूर्व, ठीक है। आगे देखिए भौगोलिक विस्तार इसकी देखिए, तो बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, आधुनिक पाकिस्तान में, बलूचिस्तान से गुजरात और हरियाणा तक 15 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका जो है भौगोलिक विस्तार था। अगर इसके यानी कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, तो लगभग आपको 15 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये आपको फैला हुआ था, बलूचिस्तान से गुजरात और हरियाणा तक, ठीक है, गुजरात और हरियाणा तक। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये आपको देखिए कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन आपको बन रहा है, ये सारे फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको वहां पे अगर दे दिया जाएगा पहला लाइन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए आपको बिल्कुल ये ध्यान रहेगा। अगर ये याद है तो आपको बिल्कुल याद, उससे जो है आप लोग निकाल पाएंगे कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। तो इसलिए इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये बॉक्स जो है इसलिए जो है इसमें डाला गया है, ठीक है। आगे देखिए प्रमुख नगर जो है आपको इसके कौन कौन से थे, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी। आपको प्रमुख नगर कौन कौन से थे इसके, आपको ये जो किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, तो कौन कौन से प्रमुख नगर थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपको। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी। अब देखिए इसकी लिपि क्या थी, यानी लिपि यानी भाषा इसकी क्या थी, तो हड़प्पा लिपि इसकी थी। अभी तक यह पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। यह अभी इतिहासकारों के पास जो है एक रहस्य बना हुआ है कि इस समय की जो लिपि है, इस लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखिए अर्थव्यवस्था, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी आपको कृषि, व्यापार और शिल्पकारी, यहाँ के आपको जो है मुख्य जो है इसकी अर्थव्यवस्था थी। आप कह सकते हैं जीविकोपार्जन के उस समय जो है तरीके थे, ठीक है। कृषि, व्यापार और शिल्पकारी। व्यापार जो है ये कहाँ कहाँ से करते थे, तो मेसोपोटामिया के साथ यह व्यापार करते थे। ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसके साथ व्यापार करते थे, तो मेसोपोटामिया के साथ जो है इनका व्यापार जो है
तो होता था। अब देखिए हड़प्पा नगरों की विशेषताएं, हड़प्पा नगर जो है इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसकी विशेषताएं आपको देखिए नगर नियोजन पहला बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि आपको ये सब, जैसे कि हड़प्पा नगरों की विशेषताएं, अब जैसे कि मेंस वाले एग्जाम में भी आपको इस तरह से आप हेडलाइन आप लिखेंगे, उसके बाद आप लोग 2-3 पॉइंट जो लिखना होता है एकदम पॉइंट वाइज लिखिएगा। उस इसीलिए जो है मैंने आपको इस तरह से तैयार किया है इस बुक को, कि आपको जो है एकदम पॉइंट वाइज भी एकदम लिखना होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, एकदम से वन लाइनर फैक्ट। तो नगर नियोजन, हड़प्पा नगरों की विशेषताओं में सबसे पहला यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, तो नगर नियोजन एक विशेषता थी जिसमें आपको नगर सुनियोजित थे। जैसे ऊंचे दुर्ग शासकों और पुरोहितों के लिए जो थे ये बनाए गए थे, और नीचे का नगर जो है आपको सामान्य नागरिकों के लिए ये आपको बनाए गए थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि यहाँ दे दिया जाएगा आपको ऊंचे दुर्ग किसके लिए बनाए गए थे, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और ऐसे भी आपको याद रहेगा कि शासक और पुरोहित जो होते थे, आपको पता है, आप लोग मूवी सिनेमा में भी देखते हैं कि शासक और पुरोहित जो थे उनका जो है ज्यादा कुछ दबदबा था, तो इस तरह से मतलब हल्का सा उसमें जो है भेदभाव जो मतलब आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा। तो उस चीजों से आप लोग बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि ऊंचे दुर्ग जो थे, ऊंचे दुर्ग किसके लिए थे, तो शासक और पुरोहित के लिए, शासक और पुरोहित के लिए। और फिर नीचे का नगर जो था, नीचे का नगर आपको सामान्य नागरिकों के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए सड़कें जाली के रूप में बनाई गई थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो है कैसी बनाई गई थी, तो जाली के रूप में बनाई गई थी और एक दूसरे को समकोण के रूप में काटती थी, ठीक है, समकोण के रूप में काटती थी। यानी कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री मतलब समझ लीजिए कि इस तरह से था कि 90 डिग्री का कोण हर एक अथी पे बन जाए, यहाँ पे मतलब बन जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सड़कें जो थी कितने सड़कें जो है आपको समकोण थी, ठीक है। चलिए, मानकीकृत आकार की पक्की ईंटों का उपयोग, मानकीकृत आकार की पक्की ईंटों का उपयोग जो है इसमें होता था, ठीक है। मानकीकृत आकार की पक्की ईंटों का भी उपयोग इसमें होता था। तो आप लोग देख सकते हैं कि नगर नियोजन में कौन कौन सी इसकी जो है विशेषताएं थी, इन चीजों को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी के क्या व्यवस्था थे, इसे चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह सबसे प्रभावशाली विशेषता थी। यहाँ इस समय जो है आपको जल निकासी की व्यवस्था जो थी सबसे प्रभावशाली व्यवस्था में से एक थी। यह उन्नत भूमिगत जल निकासी प्रणाली, यानी कि भूमिगत यानी भूमि के अंदर से जो है यहाँ पे इस तरह से मतलब जल निकासी के लिए बनाया गया था कि भूमि के अंदर से इनका जो है जल निकासी का एकदम कह सकते हैं कि सीवेज टाइप का आप कह सकते हैं कि बनाया गया था, कि वो भूमि के अंदर से ही जल की निकासी होती थी। हर घर की नालियां ढकी हुई सड़क नालियों से जुड़ी थी, ठीक है। हर घर की नालियां क्या थी, तो ढकी हुई थी, और सड़क जो है आपको नालियों से जुड़ी थी, सड़क नालियों से जुड़ी थी। यह उच्च स्तरीय नगर नियोजन को दर्शाता है, यह उच्च स्तरीय नगर नियोजन को दर्शाता है। देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था किया गया था। अभी भी देख सकते हैं कि अभी जो है बहुत जगह जो है आपको नाला इस तरह का नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय आपको इस तरह के नाला या फिर पानी की जो व्यवस्था इस तरह से की गई थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की विशेष संरचनाएं, तो इसमें देखिए विशाल स्नानागार जो कि आपको कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। अब देखिए यहाँ पे ना एनसीईआरटी की खासियत यही है कि आपको यहाँ पे सिर्फ आपको और सब किताबें विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको इसका जो है यहाँ पे साइज वाइज सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे छोटा करके खैर लिखा गया है। आगे जब आप पढ़ेंगे और सब अगले क्लास में, तो आपको बहुत अच्छे से और भी इसमें से समझाया गया है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। 12 मीटर यानी 12 मीटर गुना 7 मीटर का बड़ा सार्वजनिक स्नान कुंड जो है, स्नान कुंड यहाँ पे मिला है। संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए जो है यह आपको बनाया गया था, मतलब ऐसी संभावना है, ऐसा जो है इतिहासकारों का मानना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो है ना क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, तो हो सकता है कि आपको इस तरह से चीजें जो है फैक्ट के रूप में भी दे दिया जाए, तो बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीजों को, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। इसकी जो साइज क्या थी, 12x12x7 मीटर, ठीक है। आगे देखिए अन्नागार, अन्नागार जो है आपको अनाज भंडारण के विशाल गोदाम थे, ठीक है। कर प्रणाली का संकेत, इससे क्या देखिए अन्नागार क्या थे, अन्नागार अनाज भंडारण यानी अनाज को जो भंडारित करके रखा जाता था उसे क्या कहते थे, अन्नागार कहते थे। इससे क्या पता चलता है, इससे इतिहासकारों का मानना है कि यह जो है एक कर प्रणाली का संकेत जो है इससे मिलता है, ठीक है। कर प्रणाली का यानी कि लोग जो कर के रूप में जो चीजें देते थे उन्हें जो है इस तरह से भंडारित करके रखा जाता था, और यह उन्हीं के जो है मतलब आपातकाल की स्थिति में उनके ही काम आता था। इस तरह की जो है व्यवस्था थी उस समय। सभा भवन, सभा भवन क्या थी, तो बड़ी इमारत जो संभवतः सभाओं या अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होती थी। सभा भवन क्या थी, तो बड़ी इमारत जो संभवतः सभाओं या अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होती थी, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता था, सभा भवन कहा जाता था। अब देखिए दुर्ग, तो दुर्ग क्या था, तो ऊंचा किलेबंद क्षेत्र,
ऊंचा किलेबंद क्षेत्र जहां सार्वजनिक भवन स्थित थे उसे दुर्ग कहा जाता था। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अभी कि दुर्ग जो है किसके लिए बनाया गया था, और जो है यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़ा है अभी दुर्ग जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नगर सुनियोजित वाले में पहला जो लाइन था, पहला लाइन आपको क्या कह रहा है कि ये दुर्ग जो थे शासकों और पुरोहितों के लिए, और नीचे का नगर जो है सामान्य नागरिकों के लिए बनाए गए थे। नगर सुनियोजन व्यवस्था वाले में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है दुर्ग कह रहा है कि वो जो दुर्ग जो था, जो आपको ऊपर वाले इलाके में बनाया गया था, ये ऊंचा किलेबंद क्षेत्र था जहां सार्वजनिक भवन स्थित थे, और निचला नगर जो है सामान्य नागरिकों का आवासीय क्षेत्र था। इसे ही हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए, शिल्प और प्रौद्योगिकी जो है इससे संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, चाक पे बने मिट्टी के बर्तन सुंदर ज्यामितीय डिजाइन के साथ जो है इसके जो है विशेषता थी। कांसे कांसे और तांबे के औजार और आभूषण भी जो है यहाँ से देखने को हमें मिलते हैं। बाट माप, यानी बाट माप या बटखरा समझते हैं, बटखरा तो आप लोग को सबको पता है, बटखरा जिससे तराजू पे हम लोग तौलते हैं, मतलब जो वजन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। तो बाट माप सभी नगरों में मानकीकृत थे, सभी नगर में आपको बाट माप जो है ये आपको मानकीकृत थे। उस समय का कुछ अलग होगा, ठीक है, लेकिन आपको सभी नगरों में ये मानकीकृत थे। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां की उन्नत व्यवस्था थी एकदम से। फेयंस, ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन था। ठीक है, फेयंस, फेयंस जो है एक प्रकार की शीशे जैसी सामग्री है, इससे बने आभूषण और मनके जो है यहाँ से मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेशन है यह। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपको जितने भी इसमें आपको टॉपिक हैं, जितने भी पॉइंट है, सारे आपको एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम से इसे हल्के में नहीं मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है। एकदम से एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें जो है अब आपसे पूछी जा रही है। ये फेयंस जो है, फेयंस वाला शब्द जो है ये आपको यूपीएससी में पूछा जा चुका है। फेयंस एक प्रकार की शीशे जैसी सामग्री थी, इससे बने आभूषण और मनके जो है यहाँ से मिले हैं। आगे देखिए, सूती कपड़े, सूती कपड़े जो है कपास के उपयोग के प्राचीनतम प्रमाण जो है मिले हैं। सूती कपड़े, ठीक है, सूती कपड़े जो है आपको किससे, तो कपास के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य, इससे मतलब सूती कपड़े जो मिले हैं, तो इससे क्या यहाँ पे पता चलता है कि कपास के उपयोग जो है यहाँ पे होते थे। अब देखिए, कांसे की मूर्तियां भी यहाँ से मिली हैं, जैसे मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नृत्य रत स्त्री, तो यह जो है आपको कांसे से बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कई बार, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि प्रसिद्ध नृत्य रत्न स्त्री जो है कहाँ से मिला है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है नर्तकी की मूर्ति, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं मोहनजोदड़ो से। और ये किससे बनी हुई है, ये कांसे से बनी हुई है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किससे बनी हुई है, तो कांसे से बनी हुई है। देखिए, आपको अगर इंपॉर्टेंट लगे इसमें से कुछ ऐसा, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये आपको जो है एग्जाम के टाइम में काम आएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो है, यही जो देखिए आपका मार्क्स बढ़ाता है। क्या होता है ना कि जैसे इसे बहुत हल्का समझ के हम लोग छोड़ देते हैं, और एग्जाम में जो है यही मिस होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा कैसे गलत हो गया, ये तो मुझे मालूम था। तो ये आपको चीजें जो है रिवीजन की कमी के कारण ये सब चीजें आपको मिस होती है। बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। कांसे की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से, या फिर कह सकते हैं कि नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से। और ये पूछा जा सकता है कि ये नर्तकी की मूर्ति किससे बनी हुई थी, तो ये आपको कांसे से बनी हुई थी। बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, व्यापार और संपर्क, इसे हम लोगों ने चार्ट में देखा था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया से, जो आधुनिक इराक है, मेसोपोटामिया से व्यापार होते थे। यहाँ पे आपको मुहरे, लाजवर्द, पत्थर और अन्य वस्तुएं जो है यहाँ से इसका व्यापार किया जाता था। ठीक है, एक मिनट देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया आधुनिक इराक से व्यापार, मोहरे, यानी मतलब जो आपको मेसोपोटामिया से व्यापार होते थे उसमें किन किन चीजों का व्यापार होता था, ये भी ध्यान रखिएगा। मोहरे, लाजवर्द, पत्थर और अन्य वस्तुओं का। ठीक है, पत्थर और अन्य वस्तुओं का। यहाँ देखिए लाजवर्द क्या होता है, तो लाजवर्द क्या होता है, देखिए एक मिनट, लाजवर्द जो है आपको गहरा नीला पत्थर है, अपारदर्शी कीमती रत्न है। ठीक है, आप लोग इसे नेट पे देखिएगा, इसका जो आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिया जाएगा। रुकिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ नेट से। देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपको लाजवर्द जो है, ये लाजवर्द पत्थरे हैं, एक नीला कलर का पत्थर है, इसका भी जो है व्यापार होता था। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद सर्च करेंगे
नेट पे, तो आपको जो है ये चीजें मिलेंगी लाजवर्थ। ये देखिए ये सब चीजें जो है ना, जैसे मैं आपको ये सर्च करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरह की चीजें अगर आपको मिले ना, तो इसे आप लोग खुद से सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा। सर्च करके खुद से देखा कीजिए इस सब चीजों को, ताकि चीजें जो है बिल्कुल याद रहेगी। अब देखिए लाजवर्थ का मैंने आपको पिक्चर दिखाया है यहाँ पे फोन से, और इस तरह से फोन से दिखाया तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। और एक बार आप खुद से सर्च कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि लाजवर्थ क्या है। आपको अगर नेट पे जाएंगे तो लाजवर्थ के बारे में आपको कुछ डिटेल भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लाजवर्थ जो होती है आपको क्या होती है, गहरा नीला और पारदर्शी कीमती रत्न है, जिस पर सुनहरे यानी पायराइट और सफेद जो है आपको कैल्साइट रंग के छींटे होते हैं। इस पे जो आपको सुनहरे, ये जो आपको मैं ये पिक्चर दिखा रहा था, इस पे जो है आपको सुनहरे रंग का जो आपको पार्ट दिखता है वो जो है पायराइट होता है, और सफेद रंग का जो पार्ट दिखता है वो क्या होता है, कैल्साइट होता है। इसके रंग के छींटे दिखते हैं। इस पिक्चर को आप लोग एक बार नेट पे सर्च करेंगे और सुनहरे और सफेद जो है इसे देखेंगे, इसके छींटे जो है, तो ये सुनहरे जो कलर है ये आपको पायराइट के हैं। सुनहरे कलर देखिए, राजवर्थ का जो पत्थर होगा यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, सुनहरे सुनहरे, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सुनहरे कलर के जो होंगे ये आपको पायराइट है, पायराइट। और आपको सफेद कलर का जो होगा ये आपको क्या है, तो कैल्साइट है, ठीक है, कैल्साइट। ये स्क्रीन पे थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। सफेद जो है ये कैल्साइट होगा, और सुनहरा जो है ये पायराइट होगा। लाजवर्थ जो है नीले कलर का एक पत्थर है, इस पे आपको सुनहरे और सफेद कलर के छींटे के रूप में कुछ जो है देखने को मिलेंगी। तो उसमें सुनहरा जो है आपको पायराइट और सफेद जो है आपको कैल्साइट होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लोथल, लोथल गुजरात, यहाँ जो है प्रमुख बंदरगाह जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। और यहाँ पे गोदी के प्रमाण मिले हैं। गोदी यानी डेकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड क्या होता है ना, कि डॉकयार्ड होता है वो कि जहाँ पे जहाजों का मरम्मत होता है। तो आपको ये हम पे कहाँ पे देखने को मिले हैं, तो लोथल गुजरात में, ठीक है। गुजरात के लोथल में आपको प्रमुख बंदरगाह जो है यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो गुजरात के लोथल से। और यहीं पे जो है आपको डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। डॉकयार्ड यानी जहाँ पे जहाजों का मरम्मत होता था, जहाज बनते थे या फिर उनके मरम्मत होते थे, तो ये सारी चीजों के साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं, तो लोथल गुजरात में, ठीक है। ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मानकीकृत बाटों का उपयोग द्विधारी प्रणाली थी, ठीक है। तो व्यापार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, ठीक है। मानकीकृत बाटों का उपयोग, बाटो यानी बाट माप जो हम लोग पढ़े थे, वजन के लिए, तौलने के लिए जो हम लोग यूज करते थे, तो करते हैं अभी, तो उसके भी साक्ष्य जो है उस समय भी मिले थे, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है यह किस प्रकार हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है यह किस प्रकार हुआ, तो यह आपको हुआ था लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास। नगरों का पतन होने लगा। इतिहासकार इसके कारणों पर बहस करते हैं। तो इस पे जो कारण पे बहस करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है विनाश क्यों हुआ, और इसके कारण पे जो बहस करते हैं, तो क्या क्या कारण जो है सामने निकल के आती हैं, तो वो यहाँ पे लिखे गए हैं। पर्यावरण परिवर्तन, यहाँ पे आपको इतिहासकारों का मानना है कि पर्यावरण परिवर्तन हुए, जिस कारण से जो है क्या हुआ कि नदियों का मार्ग बदल गया, या फिर बाढ़ या सूखा जो है यहाँ पे, या तो बाढ़ आ गया या फिर सूखा जो है, इसके कारण जो है इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बहुत इतिहासकारों का मानना है कि वनों की अत्यधिक कटाई हुई, ईंट बनाने के लिए लकड़ी का अत्यधिक उपयोग हुआ, आक्रमण का सिद्धांत भी जो है बहुत इतिहासकार देते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। मतलब कि इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे क्या हुआ, पर्यावरण परिवर्तन हो गया, जैसे कि नदियों का मार्ग बदल गया, क्या हुआ, तो इससे फिर बाढ़ आ गए, या फिर मार्ग बदल गए तो सूखे आ गए यहाँ पे, इस कारण से जो है यहाँ पे अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी, और यहाँ पे जो है इस सभ्यता का जो है पतन होने लगा, ठीक है। या फिर ये भी मानना है कि वनों की बहुत अत्यधिक कटाई हुई, ईंट बनाने के लिए लकड़ी का अत्यधिक उपयोग होने लगा, तो जिस कारण से मौसम परिवर्तन हुए, और यहाँ पे जो है इस सभ्यता का पतन होने लगा, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों का क्या मानना है कि बाहरी आक्रमण जो है यहाँ पे हुए थे, जिस कारण से यहाँ पे जो है इसका पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन जो है इस मत को जो है अधिकांश इतिहासकार जो है इसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का आज का चैप्टर था, हम लोगों ने इस चैप्टर को देख लिया। अब देखिए अगला चैप्टर हम लोग का अध्याय 4 है, ठीक है। अध्याय 4 है, ये क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, तो इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 3 देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और मैं इस तरह की जो है आप लोगों के लिए क्लास लाता रहूं। और आप कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। और इससे पहले वाली क्लास आप लोग अगर नहीं देखे तो वो भी जरूर देखिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं कंटिन्यू इस तरह की क्लास जो है आप लोगों के लिए लाता रहूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग क्लास 4 में, ओके।